एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और एनर्जी की जो बातें कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम पे एक हम लोगों ने रिलेशन देखा था, दैट वाज m0c² बाई √1 - v² ये जो थी हमारी एनर्जी थी, ये बराबर थी k यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस m0c² मतलब रेस्ट मास एनर्जी के बराबर। इसी को हम लोगों ने नाम दिया था mc² इज इक्वल टू k प्लस m0c²। दिस वाज आवर टोटल एनर्जी। ये हम लोगों ने बात करी थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो आप देखें। ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी और इसको नाम दिया था हमने रेस्ट मास एनर्जी। तो बात ये करी थी कि अगर किसी बॉडी के पास में कोई काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो उसके पास में जो भी उसके अंदर की इंटरनल एनर्जीज है, दैट इज कॉल्ड उसकी रेस्ट मास एनर्जी। बात क्लियर? तो रेस्ट जो टोटल एनर्जी थी इसको हम लोगों ने ई से दिखाया था, E इज इक्वल टू mc²। और बात करी थी, यही आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन था जिसने तहलका मचाया था और ये आपको जगह जगह बुक्स के कवर पेजेस पे, टी शर्ट्स वगैरह पे आपको देखने को मिलता है। E इज इक्वल टू mc²। इसका सिंपल मतलब क्या था कि एनर्जी और मास जो है आपस में कन्वर्टेबल है, मतलब आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और जो एनर्जी है उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कन्वर्जन होता है इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब दोनों जो है इक्विवेलेंट होते हैं, आपस में समतुल्य होते हैं कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक भाई, इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं। फेमस एग्जांपल कुछ इस तरह से हैं। आपने सीखा होगा कि जो सन के कोर में जो हमारा हाइड्रोजन हीलियम में लगातार कन्वर्ट हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रही, वो एनर्जी हमको मिल रही, तो उसका इक्वेशन आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है कि हाइड्रोजन जो है 1H1, 4 हाइड्रोजन के एटम लो तो उससे हमारा कोई बनता है हीलियम का न्यूक्लियस He2He4, ठीक है ना। उसमें साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, सॉरी पॉजिट्रॉन बनते हैं, ठीक है, और साथ में कुछ एनर्जी निकलती है और साथ में कुछ शायद न्यूट्रिनोज निकलते हैं, मान लो 2 न्यूट्रिनोज निकल रहे हैं आपके। तो ये इक्वेशन आपने सीखी है, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है उस चीज का। तो मान लो कि ये जो साइड थी इसका मास m1 है और इधर जो टोटल मास है ये m2 है। बेसिकली एनर्जी का तो मास से कोई लेना देना नहीं है, मतलब एनर्जी का तो कोई मास नहीं होगा, बट ये जो न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो का हालांकि बहुत नेग्लिजिबल मास होता है, उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो बट ये जो टोटल मास है इसको हमने मान लिया m2। तो आप पाएंगे यहां पर कि जो m1 है, m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो m1 है उसका कुछ पार्ट जो है वो मास में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हीलियम, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रहा है, बट उसका जो बचा हुआ पार्ट है, कौन सा बचा हुआ पार्ट? m1, इधर लिखते हैं इसको, m1 माइनस m2 इंटू c²। ये जो पार्ट है दैट पार्ट इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, mc²। दिस इज द एनर्जी। बात क्लियर है तक? तो दिस इज द एनर्जी विच इज कन्वर्टिंग इनटू, सॉरी, दिस इज द एनर्जी विच इज कन्वर्टेड बाय द मास। ये जो मास है वो एनर्जी में आपका कन्वर्ट होके आ रहा है। यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो अब हम एक तो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल और देखते हैं। अगर कोई आपको डाउट है इस एग्जांपल में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनाइलेशन के बारे में। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनहिलेशन। ये क्या होता है एनिहिलेशन? आपने शायद न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन था, सॉरी पॉजिट्रॉन था, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में मिलके कुछ गामा फोटॉन्स निकालते हैं। गामा फोटॉन्स, 2 गामा फोटॉन्स ये बेसिकली आपस में बनाते हैं मिलके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में डिस्ट्रॉय, एनिहिलेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। तो ये आपस में मिल करके एक दूसरे को खत्म करके गामा फोटॉन्स बनाते हैं। और गामा फोटॉन्स बेसिकली कोई पार्टिकल नहीं है, एक तरह से समझ सकते हैं। तो ये आपकी लाइट होती है, या आपके पास बोल सकते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है एक तरह से ये। तो यहाँ पे आप सीधा सा मास का एनर्जी में कन्वर्जन देख पाएंगे। मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। और इसके अपोजिट भी रिएक्शंस होती हैं जब हम गामा फोटॉन्स लेते हैं और इसको चेंज कराते हैं
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, ठीक है ना। तो ये इस तरह की भी रिएक्शंस आपकी लेबोरेटरी में होती हैं, इस तरह की रिएक्शंस भी पॉसिबल होती हैं। तो इस तरह की कई रिएक्शंस होती हैं जो एनर्जी मास इक्विवेलेंस को समझाती हैं कि यहाँ पे एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मास एंड मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। ये सिंपल सा रिलेशन है, E इज इक्वल टू mc²। बात क्लियर है यहाँ तक? तो दिस वाज ऑल अबाउट एनर्जी मास इक्विवेलेंस। अब इसमें एक आध चीजें जो लास्ट हम लोग बढ़ रहे हैं लास्ट की तरफ एकदम, तो एक आध चीजें और बची हुई हैं, वो क्या है समझते हैं उनको। तो चलो अब चलते हैं आगे। अगली चीज हमारी, वी नो दैट E इज इक्वल टू m0c² के अंदर 1 - v²/c², ये हम जानते हैं। एक चीज हम और जानते हैं, P इज इक्वल टू m0v/√1 - v²/c²। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज E² - p²c²। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब अभी आपको आगे समझ आ जाएगा। E² यहाँ वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, m0² c⁴ डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 1 - v²/c², ठीक है। माइनस p² वैल्यू रखो यहाँ पर, क्या आ जाएगा, m0² v² c² बाई रूट 1 - v²/c², ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से कॉमन ले लो, m0² c² अपॉन, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, या स्क्वायर, ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर अपॉन में ये स्क्वायर रूट से हट के क्या आ जाएगा, 1 - v²/c²। और यहाँ ऊपर बचेगा c² माइनस यहाँ बचेगा v², करेक्ट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास c² - v²/c²। इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसल आउट। यहाँ पर क्या बचेगा, m0² c⁴। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये जो क्वांटिटी थी E² - p² c², इसकी वैल्यू आ गई m0² c⁴। ये आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें जो ये टर्म है E² - p², इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आप याद करो, हम लोग एक बात पढ़े थे कि x² + y² + z² - c² t², इसकी जो वैल्यू थी वो x² + y² + z² - c² t² के बराबर आई थी। याद है, आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन। तो ये जो क्वांटिटी थी, दिस क्वांटिटी वाज नॉट चेंजिंग ऑन चेंजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अगर हम रेस्ट फ्रेम से देख रहे थे तब ये जो इसका वैल्यू आ रहा था, वही हम मूविंग फ्रेम से देखने पर इसकी वैल्यू के बराबर ले रहे थे, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो क्वांटिटी थी दैट वाज लॉरेंज इनवेरिएंट, ठीक है ना, ये हमारी लॉरेंज इनवेरिएंट थी। अब उसी तरह से ये जो क्वांटिटी होती है E² - p² c², इट इज ऑल्सो लॉरेंज इनवेरिएंट, लॉरेंज इनवेरिएंट, ठीक है। तो ये बात अपने को समझ आती है कि ये जो क्वांटिटी है E² - p² c², इट इज लॉरेंज इनवेरिएंट, यानी फ्रेम के चेंज करने पर दिस क्वांटिटी विल नॉट चेंज। और एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे रेस्ट मास दिया हुआ है, यानी रेस्ट मास तो कभी चेंज होता नहीं किसी बॉडी का, तो यानी ये ऑब्वियसली फ्रेम पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। किसी एक सिंगल पार्टिकल के लिए ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे सरप्राइजिंग रिजल्ट क्या है कि अगर हम एक सिंगल पार्टिकल को ना लेकर के एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की बात भी करेंगे, तब भी ये क्वांटिटी जो है वो लॉरेंज इनवेरिएंट ही रहेगी। यानी E² - p² की जो वैल्यू है वो, सपोज दैट हमने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स ले लिया, यानी मान लो एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, इसमें भी हम कुछ रेस्ट पे है, मान लो ये मूव कर रहा है, इसको हम अगर फ्रेम से, किसी मूविंग फ्रेम से देख रहे हैं, तो इसके लिए जो इस क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी का स्क्वायर माइनस टोटल मोमेंटम का स्क्वायर इनटू c², ये जो वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी लॉरेंज इनवेरिएंट। यानी ये फ्रेम चेंज करने पर, रेस्ट फ्रेम से देखें या मूविंग फ्रेम से देखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तक बातें क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है, अब चलते हैं हम आगे। तो इस चीज को आप नोट करो। नाउ वी नो दैट कि जो क्वांटिटी आ रही है हमारे पास E² - p² c², इट इज कम आउट टू बी m0² c⁴। ये अब हम जानते हैं, ठीक है भाई। अगर ये जानते हैं तो लेट अस सपोज हमने क्या किया, एक बात हम और भी जानते हैं कि जो E का फॉर्मूला था वो क्या था, m0c² बाई रूट के अंदर 1 - v²/c²।
सपोज दैट यहाँ पे हम एक परिकल्पना करते हैं, वो क्या करते हैं कि सपोज दैट v इज इक्वल टू सी। अगर हम बात करें कि हम इस तरह के पार्टिकल की बात करें जो v इज इक्वल टू सी से चल रहा है, यानी लाइट की स्पीड से चल रहा है। हालांकि ऐसा कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है जो लाइट की स्पीड से मूव करे। बात क्लियर? सपोज दैट हमने मान लिया कि कोई एक पार्टिकल है जो लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। अब अगर मूव कर रहा है तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो ई की वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एम नॉट सी स्क्वायर, और ये जो नीचे आएगा वो आएगा हमारा जीरो, और जीरो आएगा यानी ये जो क्वांटिटी एनर्जी है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही, दैट मीन्स ये केस हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ दिखा रहा है। तो हम करते क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी गणित करते हैं। क्या करते हैं, ई इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम v इज इक्वल टू सी करेंगे तो दिस टर्म विल कम आउट टू बी जीरो, और अगर ये जीरो है तो इस टर्म को भी जीरो होना पड़ेगा, और ये जीरो तभी होगा व्हेन एम नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सी तो का जीरो हो नहीं सकता है, तो एम नॉट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अगर कोई पार्टिकल इस तरह का है कि उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है, तो उस पार्टिकल का जो मास होगा, रेस्ट मास होगा, दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट था उस टाइम पे कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह का हो जो लाइट की स्पीड से चल सकता है, और ऐसा पार्टिकल केवल हमारे लाइट ही होती है, यानी केवल फोटॉन्स होते हैं, तो फोटॉन्स जो होते हैं उनका रेस्ट मास क्या होगा, जीरो। यहां से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ रहा है कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। बात क्लियर है यहाँ तक? तो एक बात हमें यहां से समझ आ गई कि जो रेस्ट मास होगा वो हमारा जीरो होगा। अगली चीज क्या है, अगर एम नॉट जीरो है, दैट मीन्स अगर हम एम नॉट की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या ई इज इक्वल टू पी इंटू सी। ये जो इक्वेशन है दिस इज ओनली वैलिड फॉर द फोटोन, दिस ओनली वैलिड फॉर द फोटोन, ये केवल फोटोन के लिए वैलिड है। यानी आप जानते हैं एक चीज और कि P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा। ये भी इक्वेशन आपने सुनी सी लग रही है, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर द फोटोन। ये इक्वेशन कहां से आती है, इसका बेस समझ आया कि वो कहां से आ रही है ये इक्वेशन? बातें क्लियर है यहां तक? तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई। तो कुल मिला के हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए हैं, रिजल्ट्स ये आए हैं कि अगर कोई पार्टिकल जो कि सी की वेलोसिटी से चल रहा है, यानी लाइट की स्पीड से चल रहा है, तो उसका रेस्ट मास हमेशा जीरो होगा, और रेस्ट मास जीरो जो होगा वो किसी भी अन्य पार्टिकल का नहीं हो सकता, केवल फोटोन का होगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि जो फोटोन है उसका रेस्ट मास जीरो होता है। ठीक है, तो ये एक सरप्राइजिंग रिजल्ट है सबके लिए कि कहाँ से ये चीज़ें निकल करके आती हैं, कहाँ से रिलेटिविटी की खूबसूरती बाहर निकल के आती है कि वो रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो दिखा देता है। ये जो बात है ये आपको समझनी होगी। एक चीज़ हम और जानते हैं, क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है अगर एम नॉट जीरो होगा तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, केवल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जिसका रेस्ट मास जीरो है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी ही होगी। आप खुद सोचो, क्या फोटोन कभी रेस्ट पर रहता है? क्या फोटोन को आपने कभी रेस्ट पर पाया है? नहीं पाया है। तो उसके पास केवल लाइट हमेशा मूव करती हुई मिलेगी, कभी भी आपको रेस्ट पर फोटॉन्स नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स अगर मान लो किसी एक सरफेस पर भी गिर रही तो वो टकरा के वापस चली जाएगी या अब्जॉर्ब हो जाएगी, बट कभी भी रेस्ट पर नहीं रुकेगी। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आ रहा है कि जो लाइट है वो हमेशा मूव, या फोटॉन्स जो है वो हमेशा मूव करते हुए मिलते हैं। ऑल क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोन। किस तरह से हम फोटोन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या होता है फोटोन, क्यों इसका रेस्ट मास जीरो होता है, क्या इसकी एनर्जी होती है, ये सारी बातें थी। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, ये कोर्स पसंद आया होगा। तो अगर ये कोर्स पसंद आया तो एक लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अब इसमें बेसिकली ये तो आपकी लास्ट क्लास है। अब जो अगली क्लास होगी वो आपकी न्यूमेरिकल सेशन अपन रखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल 1-2 क्लासेस में करेंगे, एक क्लास या 2 क्लास। अगर एक क्लास में कंप्लीट हो गया तो एक ही क्लास करेंगे, वरना एक क्लासेस में और रख लेंगे। तो मैक्सिमम 1 या 2 क्लासेस अपन इसमें न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो कुल मिला के आज आपकी ये 10वीं क्लास है, और 10वीं क्लास में आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो आई होप आपको कोर्स पसंद आया। कोर्स पसंद आया तो अभी इस पूरे को जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़ है, इसको आप शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपके साथ के पढ़ने वाले हैं, जो भी आपके स्टूडेंट हैं, तो आप उनको शेयर कर दें। तो चलिए आज क्लास में इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में अगर हम लोग वापस जब आएंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।